आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो बढ़ रही है, लोगों को ओबेसिटी जो है वो भी ज़्यादा मात्रा में हो रही है। इसके कारण जो सबसे लोएस्ट बॉडी का जो पार्ट है, जो हमारी हिल बोलते हैं, उसके ऊपर प्रेशर आता है और उसके कारण वहाँ डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं और ये स्पर नाम की या प्लांटर फेशियाटिस नाम की बीमारी हो जाती है। अग्निकर्म ट्रीटमेंट एग्जैक्टली करती क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो वहाँ पर जो पेन बनाने वाले जो केमिकल रहते हैं, सूजन बनाने वाले जो केमिकल रहते हैं, उसको इस हीट से डिस्पर्स किया जाता है। इसी कारण वो पेन कम हो जाती है। नमस्कार, आज जो विषय लेकर मैं आ रहा हूं इसका नाम है प्लांटर फेशियाटिस, जिसको हिल पेन या कैल्केनियम स्पर जो बोलते हैं, कैल्केनियल स्पर इस नाम से भी जाना जाता है। मराठी में उसको टाच दुखी ऐसा बोलते हैं। तो यह बीमारी आज लेने का कारण है कि आजकल इस बीमारी का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। 5 से 10% लोग जो यंग एज के हैं, इनको लाइफ में कभी ना कभी तो हिल पेन होती ही है और ओल्ड एज में तो इसका प्रमाण 15 से 20% तक ज़्यादा है और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काफ़ी बड़ा परिणाम होता है। काम के जो आवर्स है इसमें भी परिणाम होता है, लोगों को काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसको आज हम डिटेल समझते हैं कि इसका कारण क्या है, डेफिनेशन क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये क्यों होता है, इसकी मैनेजमेंट आयुर्वेद से सक्सेसफुली हम कैसे कर सकते हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। अभी मैंने बताया कि यह बीमारी काफ़ी बड़ी पैमाने पे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो बढ़ रही है, लोगों को ओबेसिटी जो है वो भी ज़्यादा मात्रा में हो रही है। इसके कारण जो सबसे लोएस्ट बॉडी का जो पार्ट है, जो हमारी हिल बोलते हैं, उसके ऊपर प्रेशर आता है और उसके कारण वहाँ डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं और ये स्पर नाम की या प्लांटर फेशियाटिस नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसका स्वरूप कैसा होता है? जिनको ये बीमारी हुई है उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मगर जिन्होंने अभी ये हिल पेन एक्सपीरियंस नहीं किया है उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पेन है वो जैसे कि सुई चुभती है, उस हिसाब से इसमें पेन रहता है। बड़ी ही सीवियर इंटेंस पेन रहती है। और दूसरा उसका रहता है कि इलेक्ट्रिक का मानो शॉक लगता हो, उस तरह से झटके की जैसे पेन ये होती है। सुबह का जो पहला कदम होता है तब उस पेशेंट को सचमुच बोले तो उनकी नानी याद आ जाती है, क्योंकि इतना वो पेनफुल रहता है। जब भी शुरू में कुछ कदम डालते हैं तो बाद में पेन धीरे धीरे कम हो जाती है, मगर जैसे ही बिस्तर से पेशेंट उठता है तो पहला कदम जो है वो सचमुच बहुत ही तकलीफ देने वाला रहता है। तो जैसे ही पेन क्रॉनिक बनती है तो धीरे धीरे करके एड़ी से लेके पूरे पाँव में ये पेन जो है, टेंडरनेस है, वो बढ़ जाता है। तो इसके कारण हम अभी देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इसमें, कोई भी चीज़ का जब डिजेनरेशन होता है तो उसके पीछे कारण रहता है ओवर यूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बीमारी का नाम है प्लांटर फेशियाटिस। तो ये प्लांटर फेशिया ये चीज़ क्या है, ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आपको इस बीमारी के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं होगा। तो हमारा जो एड़ी का, जैसे हम अभी चित्र में देख रहे हैं, जो एड़ी का जो लास्ट भाग है वहाँ से लेके पूरे तल पाँव में ये उंगली तक जाने वाला ये एक बड़ा लिगामेंट है, एक फ्लैप जैसा एक मसल का, लिगामेंट का एक भाग हमको इसको बोल सकते हैं। तो इसका जब ओवर यूज होता है, जैसे कि ज़्यादा चलना या फिर बेयर फीट चलना या कूदना, या आजकल बहुत बड़े लोगों के फैशन जैसी रहती है कि नेकेड यानी नंगे पैर, कि कोई शूज़ नहीं पहनना, चप्पल नहीं पहना, जैसे कि ग्रास पे चलते हैं। और ख़ास करके आजकल के जो बगीचे रहते हैं, उद्यान रहते हैं, वहाँ पर जो टाइल्स यानी कि पेवर ब्लॉक जो रहते हैं वो बहुत सख्त रहते हैं और उसके ऊपर बेयर फीट अगर हम बार बार चलते हैं और प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा वजन ज़्यादा है और फिर बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण रनिंग शुरू करते हैं, जॉगिंग शुरू करते हैं, तो उन लोगों में ये बीमारी शुरू होती है। तो ओवर यूज जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और किसी भी कारण से अगर ट्रॉमा होता है, कोई भी पैर के नीचे समझो बड़ा कंकर आ गया, कोई पत्थर आ गया या फिर कोई डायरेक्ट इंजरी हो गई, तो इससे ये प्लांटर फेशिया में छोटे छोटे माइक्रो टीयर होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे बारीक बारीक जैसे कि वुंड्स जाना शुरू हो जाती है और वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है और ओवर द पीरियड वहाँ फिर जब हम एक्सरे निकालते हैं तो एक्सरे में वहाँ हमको स्पर दिखता है, यानी कि एक ऐसा नोकीला बोन को जैसा एक नोकीला एक भाग तैयार हो जाता है और वो सराउंडिंग मसल को पिंच करता है और इससे ये पेन फिर और ही ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि यहाँ ओवर यूज है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कारण है कि जो रॉन्ग फिटिंग वाले जो फुटवेयर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। जैसे कि हम कभी चप्पल बदलते हैं, शूज़ बदलते हैं, वो अगर टाइट फिटिंग वाले शूज़ है
तो उनमें ये जो हमारा नेचुरल आर्च रहता है, फीट का जो नेचुरल आर्च है वो बिगड़ जाता है, सब उंगलियां जैसे क्रैम्प हो गई है ऐसा हो जाता है। और ये जब महीने हो जाते हैं ऐसे ही हम वो फुटवेयर यूज़ करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो फैशिया जो है वहाँ पे टीयर होना सूजन आना ऐसे सिम्टम हो जाते हैं और फिर ये बीमारी शुरू हो जाती है। दूसरा है हाई हील्स, जो लड़कियों में औरतों में जो फैशन है, हाई हील जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कैल्केनियम स्पर या प्लांटर फैशियाटिस बनने के लिए। दूसरा एक है कि दैट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम वो बोल सकते हैं कि टाइट काफ रीजन, यानी जो हमारा काफ रीजन है लोअर लेग जो पार्ट का, जो लेग का जो लोअर पार्ट है वो अगर टाइट हो जाता है किसी कारण, जिनकी खड़ी होने की ड्यूटी रहती है, जैसे कि सिक्योरिटी वाले लोग हैं कि जिनको बहुत टाइम खड़ा रहना पड़ता है, टीचर्स है, कंडक्टर्स है, ड्राइवर्स है, ऐसे लोगों में टाइट काफ मसल हो जाती है। और काफ मसल का जो एक्सटेंशन नीचे रहता है वो अचिलिस मसल जो बोलते हैं वो रहती है, वो मसल खींचती है हमारे जो कैल्केनियम बोन है, यानी कि जो एडी है उसका जो मेन बोन होता है पीछे वाला, उसको वो खींचती है। और ये पुल जब क्रॉनिक हो जाता है, बार बार हो जाता है, तो वो फैशिया में छोटे छोटे टीयर होना शुरू हो जाते हैं। अब हम आगे जाएंगे, उसके पहले मैं एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कवर करना चाहता हूँ कि जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो भी इसका कारण रहता है। हमारा अगर न्यूट्रिशन लेवल अप टू द मार्क नहीं है, कैल्शियम या प्रोटीन की कमी है, डी विटामिन की कमी है, तो भी मसल में वीकनेस हो जाता है और इसके कारण भी ये बीमारी आगे जाके हो सकती है। तो इसकी चिकित्सा जो है वो रेगुलर, थोड़ी ही 1-2 मिनट में आपको बताता हूँ, वो सब प्राइमरी ट्रीटमेंट रहती है। कोई भी पेन है तो वहाँ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो इसको NSAID बोलते हैं वो लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट में 8 दिन का 10 दिन का कोर्स किया तो उसमें वो पेन चली जाती है। उसके साथ आइसिंग का भी सलाह दिया जाता है कि जो बर्फ़ लगाना है, इसके कारण भी वहाँ की इंजरी कम होती है। बाद में आता है फिजियोथेरेपी का रोल। ये सचमुच सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसमें कौन सी है तो फिजियोथेरेपी है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। हमारा बैठने का पोस्चर अगर गलत है, एक्सरसाइज हम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, मसल की ताकत हम लूज कर रहे हैं, मसल वेस्ट हमारी हो रही है, तो फिजियोथेरेपी जैसा दूसरा कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। वजन कम करने की हमेशा सलाह दी जाती है, मगर ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसा इमीडिएटली तो वजन कोई कम नहीं कर सकता और इसके कारण ये हील पेन जो है वो क्रॉनिक में चली जाती है। बाद में रोल आता है कि समझो महीना हो गया, 2 महीने हो गए, ये ट्रीटमेंट किया, वो ट्रीटमेंट किया, वजन कम करने की कोशिश की, फिर भी पेन अगर परसिस्टेंट है, सूजन पीछे आ रही है एडी में, तो उसमें इंट्रा जो मसल में फैशिया में डायरेक्ट इंजेक्शन, स्टीरॉयड का ज़्यादातर इंजेक्शन वहाँ पे देते हैं, वो इंजेक्शन देने की भी सलाह दी जाती है। मगर इस इंजेक्शन से भी टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, कभी कभार उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और सभी चीज़ें अगर फेल होती है तो एट लास्ट सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। तो ये चीज़ मैं क्यों एम्फेसिस करके बता रहा हूँ कि एडी का पेन जो है हमको लाइटली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, वो अगर क्रॉनिक हो जाता है तो शुरू में जो प्लांटर फैशियाटिस है वो बाद में जाके प्लांटर फैशियोसिस करके कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि वो बीमारी, वो पैथोलॉजी सिर्फ फैशिया तक लिमिटेड नहीं रहती, उसको जो सराउंडिंग मसल है वहाँ पर भी वीकनेस आना शुरू हो जाता है। वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है, माइक्रो ट्रॉमा के कारण वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है और वहाँ की ताकत कम हो जाती है और उससे आगे जाके वहाँ कैल्शियम से स्पर बन जाता है, वो कांटा बन जाता है, वो एक्सरे में हमको दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है इसका, तो इससे हमारी जो गेट है, चलने की स्टाइल है जो बदल जाती है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी रहती है कि एक साइड पे हमको अगर पेन है तो ऑटोमेटिकली जो पेशेंट है वो दूसरे साइड पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है और आगे जाके दूसरे साइड की भी एडी पेन करना शुरू हो जाती है और हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है, गेट बिगड़ जाती है। इसके कारण धीरे धीरे से इनइक्वल प्रेशर बॉडी पे पड़ता है, इसलिए नी जॉइंट के इश्यूज शुरू हो जाते हैं, कमर दर्द के इश्यूज शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उसका ओवरऑल चलना फिरना कम हो जाता है। इसके कारण वजन और बढ़ेगा। इस पेशेंट को अगर डायबिटीज बीपी है तो वो भी सब चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सिंपल दिखने वाला ये एडी का पेन जो है इनिशियल स्टेज में ही हमको एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके पूरा के पूरा उसको ठीक करना चाहिए। तो इसमें अभी हम आयुर्वेद की ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि सबसे आज का इम्पॉर्टेंट और अट्रैक्शन का पॉइंट यही है कि आयुर्वेद इस बीमारी की तरफ कैसे देखता है और इसको लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ विदाउट एनी
पेन किलर हम आयुर्वेद में इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस ट्रीटमेंट में है, आयुर्वेद में है, वो अग्निकर्म। अग्निकर्म जो ट्रीटमेंट है, दैट यू कैन कॉल इट एज अ पैरासर्जिकल प्रोसीजर। आयुर्वेद में लीच एप्लीकेशन, वेधन, अग्निकर्म, ऐसे बहुत सारी ट्रीटमेंट है कि जो आयुर्वेद को बहुत ही अच्छा सपोर्ट करती है। तो इसमें अलग अलग किस्म की शलाकाएं यूज की जाती है कि किससे वो अग्निकर्म करना है। तो खास करके आयुर्वेद में इस बीमारी को वातकंटक बोलते हैं। सुश्रुताचार्य ने इस बीमारी का नाम वातकंटक रखा है। तो यह एक मृत्तिका शलाका है, ये मिट्टी से बनाई हुई एक शलाका है। ये गर्म करते हैं और गर्म की हुई जो शलाका है रेड हॉट करके वो एडी पर जो भी मैक्सिमम टेंडरनेस पॉइंट है वहां पर वो ये ऐसा रख देते हैं। तो ये जो हीट ट्रांसफर है वो डायरेक्टली जो अफेक्टेड पार्ट है वहां तक जाता है, वहां की सूजन कम हो जाती है और पेन कम हो जाता है। दूसरा है ये सुवर्ण शलाका, इससे भी हम करते हैं, अगर माइनर स्वरूप की पेन है तो करते हैं। और एक वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये बड़ी वाली शलाका जो है पंच धातु की शलाका, ये भी गर्म करके हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये रेड हॉट टिप हम लगाते भी है तो शुरू में उसकी पेन जो है वो ज़्यादा बर्न जो है वो लगती नहीं, क्योंकि वहाँ की जो स्किन है वो बहुत थिक है, इसलिए पेन जो है वो आपको ज़्यादा लगती नहीं है। और जब आपको वो गर्म एहसास जो है वो होने लगता है तब वो चीज़ हम निकाल देते हैं और बाद में वहाँ पे घी या एलोवेरा जेल ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिससे कि वो ठंडक हो जाती है। तो यह अग्निकर्म ट्रीटमेंट एग्जैक्टली करती क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो वहाँ पर जो पेन बनाने वाले जो केमिकल रहते हैं, सूजन बनाने वाले जो केमिकल रहते हैं, उसको इस हीट से डिस्पर्स किया जाता है, इसी कारण वो पेन कम हो जाती है। और पेन कंडक्शन पाथवे जो रहते हैं वह भी अग्निकर्म चिकित्सा से ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए पेन वहां की कम हो जाती है। इस ट्रीटमेंट से एक ही सीटिंग से मोस्ट ऑफ द पेशेंट में 25 से 30% तक पेन रिलीफ हो जाता है। चलो हम आगे जाते हैं कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं। तो यह मैंने बताया कि शुरू में वात कंटक बीमारी है, तो इसमें वात दोष की वृद्धि हुई है, दुष्टि हुई है। तो वात की चिकित्सा क्या है, स्नेहन स्वेदन, इसलिए बहुत सारे किस्म की मेडिकेटेड ऑयल रहती है, उसका अभ्यंग करना, मर्दन करना, यह ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट रहती है। नाड़ी स्वेदन, यह भी हम अभी वीडियो में देख रहे हैं कि नाड़ी स्वेदन कैसे कर सकते हैं, यह आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्रीटमेंट से भी वहां की जो सूजन है वो कम हो जाती है, वात दोष कम हो जाता है। अवगाह यानी कि जो अफेक्टेड पेनफुल पार्ट है वो टब में समझो आपने गर्म पानी लिया, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया, या आयुर्वेद के कुछ काढ़े हैं शोथग्न सूजन कम करने वाले, उसमें आपने पैर अगर डुबो के रख दिया एंकल तक, तो वहां की सूजन कम हो जाती है, पेन में अच्छा खासा रिलीफ आ जाता है। इसमें अगर रक्त दुष्टि है तो उसकी भी चिकित्सा थोड़ी अलग करनी पड़ती है। इसके लिए रोल आता है अभी जो है वो जलोका भगवान धन्वंतरी के हाथ में हुआ एक उपशस्त्र है। ये बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है। इसके ऊपर, जलोका के ऊपर और रक्तमोक्षण के ऊपर अनेक सारे विद्यापीठों में रिसर्च हुआ है, संशोधन हुआ है कि जो अवगाढ़ रक्त है, कि वहां सूजन निर्माण करने वाला, पेन निर्माण करने वाला जो सूजन है, खराब रक्त है, वो ये जलोका चूसती है और वहां से इंस्टेंट पेन रिलीफ आपको लगता है। और ये है रक्तमोक्षण सीरागत, यानी जो एंकल के यहाँ जो ब्लड वेसल रहती है वहां से हम नीडल लगा के 100 ml तक खून निकाल देते हैं। इससे वहां की सूजन कम हो जाती है, पेन कम हो जाता है। इसके पीछे काफी अलग साइंटिफिक रीजंस है, उसके बारे में अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये ट्रीटमेंट करते हैं कि जिससे फायदा होता है। आगे वाली ट्रीटमेंट है शोथग्न यानी सूजन कम करना, यह इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत सारे गुग्गुल द्रव्य जो है उसकी रेंज है, जैसे त्रिफला गुग्गुल है, गोक्षरादि गुग्गुल है, रासनादि गुग्गुल है, त्रयोदशांग गुग्गुल है, ऐसी बहुत सारी अवस्थान रूप हम वहां पे यूज कर सकते हैं, वह गुग्गुल हम यूज करते हैं। और आगे है कि अस्थि धातु और मांस धातु को बल देना, यह आयुर्वेद की एक खासियत है। इसलिए शतावरी, अश्वगंधा ऐसी वनस्पति जो है यह हम यूज करते हैं। पद्मकाष्ठ, मंडूर से बनाए हुए कुछ योग रहते हैं, वह भी अस्थि को और स्नायु को ताकत देने वाले रहते हैं। तो ऐसी हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो कितने भी सीवियर पेशेंट हो, कितने भी क्रॉनिक पेशेंट हो, वो इस बीमारी से हमारे यहाँ सैकड़ों के तादाद में यह पेशेंट ठीक करते हैं। इसमें मैंने बताया कि व्यायाम का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, वह भी आप अच्छे चिकित्सक से वो व्यायाम समझ लीजिए, उसके साथ जोड़ दीजिए। और
आखिर में आपको मैं एक बस रुग्णानुभव बता रहा हूँ कि एक नेपाल से आई हुई एक महिला थी, मध्यवयीन महिला, जिसको हमारा वहाँ पे काफ़ी सारे नेपाल में सोरियासिस के पेशेंट है, उनके रिलेटिव ने उनको रेफरेंस दिया था, इसलिए खास वो ट्रीटमेंट लेने के लिए पुणे के हमारे क्लिनिक में आ गई। तो एडी अगर मैंने पीछे से देखी तो इतनी सी बड़ी सूजन उसमें एडी को आई थी, और गए 6 महीने से वो महिला रोज एक पेन किलर खा के ही घर के काम कर सकती थी। इतना पैमाने पे उसको पेन था। काफ़ी सारे यहाँ ट्रीटमेंट ले चुकी थी, इंजेक्शन का भी ट्राई कर चुकी थी। तो उस पेशेंट में इसी हिसाब से हमने इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर उसकी चिकित्सा की, और वो पेशेंट विद इन अ पीरियड ऑफ जस्ट 2 मंथ्स उसको एक भी पेन किलर की अभी ज़रूरत नहीं है, और वो रोज़ घूम फिर सकती है, और वो ट्रीटमेंट लेकर वो आपकी नेपाल देश में वापस भी चली गई। तो ऐसे में आपको रिएश्योर करना चाहता हूँ कि कोई भी सर्जिकल या इन्वेजिव ट्रीटमेंट करने से पहले आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें, इससे आपको लंबी राहत जरूर मिल सकती है। धन्यवाद।